तो आइए दोस्तों, और हम लोग बात करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर से, क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शंस, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यहाँ इस चैप्टर में आपको मेनली ये समझना है कि पहले के आदमी कैसे रहते थे और अभी से सब कुछ, अभी का जो भी टाइम है उसको हम लोग पहले के समय से जोड़ के सारे बातों को देखेंगे कि जैसे अभी हम लोग जैसे जो भी बर्तन में खाना बनाते हैं तो उस समय क्या था, अभी हम लोग कैसे रहते हैं, किस घर में रहते हैं, उस समय कैसे था। यही सारे चीज़ का इसमें इस चैप्टर में आपको जो है सो बातें की गई हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल आपको इस चैप्टर का पहले मैं आपको समरी बताता हूँ इसमें मेन बात क्या क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको आगे वो चीज़ का आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। एक बताना चाहता हूँ एडी और एक बताना चाहता हूँ आपको बीसी। अब ये दो वर्ड समझ आइए। जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया कि एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो एंड बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब बीसी से आप ये बात समझ सकते हैं, ये बीसी से आप ये समझ सकते हैं कि जिस वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले के वर्षों को हम लोग बीसी के रूप में जानते हैं, और एडी के रूप में हम लोग उसको जानते हैं जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद के वर्षों को। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 4700 बीसी। इट मीन्स क्या, वो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही सीधा यही हुआ कि 4700 बीसी मतलब कि जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जिस साल जन्म हुआ उससे 4700 वर्ष पहले, 4700 वर्ष 4700 ईयर एगो का बात कर रहा है ये, मतलब इससे पहले का हुआ तो उसको इसमें हम बीसी लगाते हैं। फिर वहीं जब आप बात करते हैं, फिर अब जब वहीं बात करते हैं एडी का, तो एडी है, इसको क्या बोलते हैं, एनो डोमिनो, ओके। और आप इसको और भी वर्ड से बोला जाता है। ये मिल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एडी हुआ, आप उसके लिए बोल सकते हो जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल आया एडी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, जैसे कि मान लो कि 2024 है अभी, तो 2024 को आप क्या बोल सकते हो, 2024 एडी बोल सकते हो। मतलब कि आप 2024 अभी जो भी चल रहा है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तब ईसा मसीह के जन्म के 2024 के बाद का ये साल है, ठीक है। अब इस बात से तो आप इतना समझ ही चुके होंगे। और मैं कुछ आपको इसमें कॉमन एरा बताना, क्या है ये है कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा है ये। और जैसे अब मैंने आपको बताया बीसी को आप एक और चीज़ बोल सकते हो, BCE, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। बिफोर कॉमन ईरा से आपको समझ आ रहा है कि जो भी कॉमन ईरा आप ईसा मसीह का जो भी जन्म था उस साल से लेकर के और उस साल के पीछे वाले बात को आप जब भी बोलोगे तो वो उसमें BC आप लगाओगे, और जब उसके आगे का लगाओगे तो तब आप AD लगाओगे, ओके। आप ये दो चीज़ ध्यान में आपको रखना है। इस चैप्टर का जो मेन चीज़ है मैं वो आपको अभी फ़िलहाल पहले बता रहा हूँ, उस सभी बातों को छोटा कर करके, ठीक है। और इसमें 2-3 चीज़ आपको और याद रखना है। एक याद रखना है, मैप के थ्रू जब आप याद रखोगे तो आपको एक बात याद रखना है कि 2 चीज़। एक चीज़ याद रखना है कि एक है कि किरथर की पहाड़ी, किरथर पहाड़ी, और एक है आपको सुलेमान की पहाड़ी। अब अपने मैप नंबर 1 में आप ये दोनों चीज़ को आप ढूंढ सकते हैं कि किरथर की पहाड़ी कहाँ है और सुलेमान की पहाड़ी कहाँ है। तो ये दोनों पहाड़ियाँ भारत के नक्शे से, भारत के मैप से, इंडियन मैप से आप नॉर्थ वेस्ट जब देखोगे, तो आपको इस क्षेत्र में, आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको ये दोनों पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, ओके। मेन चीज़ और इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
और बीच बीच में मैं आपको कुछ कुछ और बताता चलूँगा, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ मैं जैसे बोलूँगा, मैं गंगा का ट्रिब्यूटरी का आपका नोट्स बना लेना है। गंगा का ट्रिब्यूटरी में कौन कौन आता है, ठीक है। और फिर गंगा के ट्रिब्यूटरी हो गए, और फिर हो गए जैसे कि सिंधु के, इंडस के कौन से हुए, इंडस ट्रिब्यूटरी। ये दोनों ट्रिब्यूटरी फिलहाल आपको इस चैप्टर के माध्यम से आपको याद रखना है कि कौन कौन इसके होते हैं। गंगा के एक नॉर्थ से आता है, नॉर्थ से बहुत सारे रिवर आते हैं, और एक साउथ से बहुत सारे रिवर आते हैं। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा, आप उसको नोट डाउन अलग से कर लेना। यही बस इसका छोटा सा समरी है जो आपको ध्यान में रखना है। मैंने 3 चीज़ यहाँ बताए, एक बताया मैंने BC, एक बताया AD, एक चीज़ ये था, और दूसरा चीज़ ये था मैंने गंगा का ट्रिब्यूटरी और इंडस का ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको बोला कि इसका जो है जो भी रिवर नॉर्थ और साउथ से जो भी आता है इसमें मिलता है, इसका ट्रिब्यूटरी है, उसको आपको याद रखना है और राइट डाउन कर लेना है। और दूसरा क्या है, और तीसरा क्या था, तीसरा मैंने आपको बताया किरथर हिल्स एंड सुलेमान हिल्स। ये दोनों मैंने आपको अभी फ़िलहाल बताया है। अब मैं आपको ये चैप्टर का मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। आइए लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब क्वेश्चन से ही अब यहाँ क्वेश्चन ही कर रहा है कि व्हाट, क्या, कैसे, कहाँ, कब, यही चीज़ इसका है। चैप्टर का मेन बात यही है। इसमें एक लड़की है रशीदा, वो क्वेश्चन कर रही है। क्या क्वेश्चन कर रही है वो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो बैठी हुई है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही। सडनली हर आइज फील ऑन द स्मॉल हेडलाइन, एक छोटा सा हेडलाइन के ऊपर उसका नज़र गया। जो हेडलाइन था 100 ईयर एगो, वो ये 100 ईयर एगो का एक हेडलाइन था कुछ, वो रशीदा ने देखा। सी वंडर, उसके बाद वो देख करके वो जो है सो आश्चर्यचकित हो गई कि कुड एनीवन नो अबाउट हैड हैपन सो मेनी ईयर एगो, कि क्या हुआ होगा 100 साल पहले, कैसे क्या रहते होंगे, कौन क्या रहता होगा। बस इन सब चीज़ों को सोच करके कि फिर आगे वो बात करती है, ठीक है। तो फिर आगे यहाँ क्या दिया हुआ कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, तो बोलता है कि कैसे पता लगाएं कि उस समय में क्या हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें, एक यस्टरडे, जैसे कि आप कल का बात है तो कल का बात तो आप रेडियो से, टेलीविज़न से और न्यूज़पेपर पढ़ करके आप बता सकते हो। वही लास्ट ईयर का, उस समय जो आदमी जिंदा रहा होगा या फिर जिसको इस बात का याद होगा, रिमेंबर होगा, वो बता सकता है आपको। बट वाट अबाउट द लॉन्ग एगो, और जो बहुत पहले का 1000-2000 साल पहले का बातें हो, वो कौन बताएगा। तो इसके लिए हम लोग अब आगे बातें करते हैं, वो कैसे हमें पता चलेगा। व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, ये ऐसे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है कि जैसे कि लोग कैसे खाते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ठीक है। यही बात है। व्हाट पीपुल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, the houses in which they lived. We can find out about the lives of herder, farmers, rulers, merchants, persistent craft persons, artists, musicians and scientists. हम इन सभी का, आखेटों का, जो जानवर को ये कर मारते थे, शिकार करते थे, पशुपालक, कृषक, कृषि करने वाले, जो राजा होते थे, व्यापारी होते थे, पुरोहित होते थे, शिल्पकार होते थे, कलाकार होते थे, संगीतकार, या फिर विज्ञान के जीवन के बारे में जानकारी हासिल हम कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे लोग कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सी नाटक करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। यही बात यहाँ दिया हुआ है कि हम लोग उसको पता कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरी दे हर्ड, कौन से वो कहानियाँ सुनते थे, द प्ले दे शो, वो कौन सा नाटक देखते थे, दे सॉन्ग दे सेंग, वो कौन से गीत गाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इतनी सारी बातों का जानकारी मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, वेयर डू पीपल लिव। अब हम बात करते हैं मैप के थ्रू, हम आगे बात करते चलेंगे और आपको इस बातों को आपको जो है सो
एक मैप पे आपको नोट डाउन कर लेना है कि वो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। आप मैप नंबर 1 में जब आप देखेंगे यहाँ पे आकर के, तो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। ये आपको नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर एरिया का क्षेत्र था, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या था, पीपुल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर एगो। यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ पे लाखों वर्ष पहले जो है, पीपुल लॉन्ग लाखों सेवरल हंड्रेड ईयर एगो लाखों वर्ष पहले इस नदी के तट पे जो है सो रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल हु लिव हेयर वेयर स्किल इन गैदर, दैट इज पीपुल हु गैदर देयर फूड्स। यहाँ रहने वाले जो भी उस समय के लोग थे, आरंभिक लोग थे, वो बहुत ही कुशल संग्राहक थे। वो बहुत ही कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगल को विशाल संपदा से वो पूरा परिचित थे। जो अगल बगल के जो भी जंगल था वो उससे वो बहुत अच्छे से नोन थे। They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collected root fruits and other forest fruit for their food। वो अपने भोजन के लिए वो उनको, मैंने पहले ही बता दिया कि वो वनों से बहुत अच्छा परिचित थे। कहाँ पे? नर्मदा रिवर पे। वो कौन? वो वहाँ पे जो आरंभिक जो लोग वहाँ पे बसे थे वो हज़ारों साल पहले बसे थे, लाखों साल वर्षों पहले, ठीक है। और वो अपना वो फ्रूट और ये सब फॉरेस्ट से ही अपना प्रोड्यूस कर करके वो अपना खाना का जुगाड़ करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, ये वो जानवरों का ही आखेट करते थे। हंटेड मतलब होता है आखेट, और आखेट मतलब होता है जो जानवरों का शिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कि नर्मदा रिवर के आसपास के क्षेत्र के आदमी जो आरंभ सबसे स्टार्टिंग में आकर के बसे, वो उनका क्या कहानी था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया सुलेमान और किरथर की हिल्स, तो वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैप में आ जाइए, मैप में देख सकते हैं कि सुलेमान और किरथर हिल्स कहाँ पे है। देयर इज अ सुलेमान, सॉरी, यहाँ पे सुलेमान है, यहाँ पे किरथर हिल्स है, ठीक है। आप ये दोनों को देख सकते हैं, यहाँ पे ये सुलेमान और किरथर हिल्स है ये, ठीक है। अब यहाँ के लोग कैसे रहते थे, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सम ऑफ द एरिया वेयर वोमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 800 ईयर एगो आर लोकेटेड हेयर। और आदमी और औरत दोनों सबसे पहली बार जो कृषि का कुछ पता चलता है, वो सबसे पहले हम लोग को यहीं से पता चलता है कि सुलेमान और किरथर हिल्स से ही पता चलता है। जो 8,000 वर्ष पहले जो है, जो यहाँ पे गेहूँ और जौ का जो है सो खेती किया गया था। पीपुल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल लाइक शीप, गॉट, कैटल्स एंड लिव इन अ विलेज। और उन्होंने ये जो सुलेमान और किरथर हिल्स के आसपास के जो लोग थे, जो आरंभिक जो वहाँ पे बसे, उन्होंने जो है सो किन किन चीज़ों का पालतू बनाया, शिप का, गॉट का, कैटल का, एंड और वो लोग गांव में रहते थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और मैप पे आपको ध्यान देना है। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यस इन अ सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि आपको गारो हिल्स यहाँ है, ठीक है, और नर्मदा रिवर यहाँ पे है, सॉरी विंध्यस हिल्स यहाँ पे है नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। यहाँ के क्षेत्र के आदमी के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इसमें क्या दिया हुआ ये पढ़ते हैं। देयर वेर सम ऑफ द अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये सब भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ कि एग्रीकल्चर जो है सो डेवलप्ड हुआ। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन एट द नॉर्थ ऑफ द विंध्यस। जब फर्स्ट टाइम जो चावल का जो उगाया गया, वो जो है सो विंध्यस पर्वत के, विंध्यस हिल्स के ऊपर, मतलब कि नॉर्थ साइड में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेस द इंडस एंड ट्रिब्यूटरी। मैं इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया कि यहाँ पे गारो हिल्स, ठीक है, ये मेघालय में पड़ता है, ओके। आपको यहाँ पे मैं 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। गारो, खासी, जैंतिया। क्या कौन? गारो, खासी एंड जैंतिया,
जैंतिया। ओके, ये 3 हिल्स हैं यहाँ पे, गारो, खासी और जैंतिया। जैंतिया से आपको क्या मिलता है? तो जैंतिया से आपको यहाँ पे जैंतिया से आपको कोल निकाला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सा कोल यहाँ निकाला जाता है। यहाँ कुछ दिन पहले तो यहाँ बंद कर दिया गया था कोल का प्रोडक्शन, बट फिर से जो है जो यहाँ पे कोल का जो है सो प्रोडक्शन अब फिर से शुरुआत हो चुका है। ठीक है, तो ये तीनों हिल्स वही हैं, गारो, खासी और जैंतिया, तीनों मेघालय में पड़ते हैं। ओके, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहीं पे एक एरिया है मानसीराम, जहाँ की भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ओके, भारत ही नहीं, आप पूरे ये बता सकते हो कि यहाँ पे मानसीराम एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और दूसरा बात और एक और है, इससे पहले चेरापूंजी था, वो भी मेघालय में ही पड़ता है। यही तीनों हिल्स के बीच में ही एक क्षेत्र है। जब मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं इतना बताने लगा तो, और ये अभी बच्चों के क्लास के लिए ही है तो उतना सारा मैं अभी नहीं बताता हूँ। बट यहाँ पे जब आप बात करोगे कि मानसून कैसे यहाँ पे आता है, तो आपको ये समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मानसून कम फ्रॉम हेयर, इस क्षेत्र से आता है, अरेबियन सी से आता है, यहाँ पे केरला में टकराता है, फिर केरला में टकरा करके कुछ इधर चला जाता है अरेबियन सी की ओर, कुछ यहाँ से मुड़ करके इस ओर के बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है। ऐसे मानसून का ये है कि मानसून कैसे भारत में आता है। ओके, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे मानसून आता है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं चैप्टर के बारे में। अब आइए, देयर वे सम ऑफ द एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, मैंने बता ही दिया था आपको कहाँ, एक तो गारो हिल्स और एक विंध्य पर्वत। ये दोनों पे आप देख सकते हो कि ये जो है सो आपको कहाँ, ये विंध्य और ये गारो। ठीक है, ये दोनों पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी खेती का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे नॉर्थ में जो सबसे पहली बार चावल का जो है, द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यस के सबसे पहला वो नॉर्थ में जो है सो आपको चावल का सबसे फर्स्ट टाइम ये हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, और आपको ये राइट डाउन भी कर लेना है इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में, इंडस के ट्रिब्यूटरी के बारे में। व्हेन यू सी मैप, फर्स्ट मैप, हेयर सम ट्रिब्यूटरी आर गिवन, देख सकते हैं आप इंडस रिवर, हेयर इज ए इंडस रिवर में कौन कौन है? सतलज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ब्यास है। ये पांचों आप अभी फिलहाल राइट डाउन कर लो जो इंडस का ये ट्रिब्यूटरी है। ओके, अब जब आप गंगा का बात करोगे तो यहाँ गंगा है। गंगा में कौन कौन है? ये सभी हैं आपको जो साउथ से आते हैं, इनके गंगा के कौन, चंबल, सोन, ओके, इधर से यमुना, ओके, ऊपर से बहुत सारा है, फिर नॉर्थ से भी है, कोसी है, महानंदा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ऊपर से भी नॉर्थ से भी बहुत सारे नदियाँ आती हैं जो गंगा का ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ हैं, जो गंगा में आकर के ट्रिब्यूटरी नदी वही नदी है जो वही रिवर है, ट्रिब्यूटरी रिवर, जो कि कम जल क्षेत्र लेकर के, कम पानी रहता है उसमें, वो बड़ा सा जल क्षेत्र में जा कर के अपना जल को प्रवाहित करता है, उसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। गंगा एक बड़ा नदी है, और जितने ये सोन है, चंबल है, यमुना है, ये सभी छोटे छोटे नदियाँ हैं जो आकर के गंगा में मिल जाती हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको डिफिनेशन भी दिया है ट्रिब्यूटरीज का। ट्रिब्यूटरी आर द स्मॉलर रिवर दैट्स फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ओके, अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द दिस रिवर। इस इंडस रिवर के अगल बगल में जो 4700 साल पहले जो है सो यहाँ पे जो है सो कुछ नगर का स्थापना हुआ। ठीक है, सिटीज फ्लोरिश्ड। ओके, later about 2500 year ago the city developed on the bank of a Ganga and its tributary along the sea coast। समुद्र तट के किनारे और गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के किनारे जो है 2500 साल पहले जो है सो सिटी का विकास शुरुआत हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लोकेट द गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। और आपको एक चीज़ यहाँ पे मैप में मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो सोन रिवर है,
यही इंडिकेट करने को मैप में बोल रहा है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज अ गंगा वाज नोन एज मगध नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। उस समय में जो इस क्षेत्र में जो है, तो मगध नाम का एक राज्य था, जो अभी के वर्तमान में अभी बिहार में पड़ता है। ठीक है, जो ये गंगा के आसपास का क्षेत्र था। इस रूलर वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। मगध एक ऐसा राज्य था, बहुत ही पावरफुल राज्य था और बहुत बड़ा वो अपना साम्राज्य का जो है जो विस्तार किया। किंगडम वेर सेट अप इनटू अदर पार्ट ऑफ कंट्री एज वेल। ये सिर्फ नहीं गंगा के क्षेत्र में ही ये सिर्फ अपने शासन को ये चलाया, बल्कि भारत के और कई क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने अपना जो है सो मगध का जो है सो स्थापना किया। थ्रू आउट द पीपुल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। जिससे क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, भारत के दूसरे पार्ट में आने जाने लगे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। उस समय का जो हिल्स सब था, बहुत ऊंचा ऊंचा हिमालय, डेजर्ट था, इधर रेगिस्तान था, लेफ्ट में थार डेजर्ट राजस्थान की तरफ है, रिवर था, बहुत सारी नदियाँ थी, सी था, समुद्र था। ये सब को पार करना बहुत ही डेंजरस था, मगर फिर भी इम्पॉसिबल तो नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ अ लिवलीहुड। वो अपने आजीविका के लिए जब आदमी और औरत जब निकलने लगे, एंड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्राफ्ट। और भी बहुत कारण थे, अपने आजीविका के लिए भी जाने लगे और बहुत ज़्यादा डिजास्टर भी होने लगे, जैसे कि बाढ़ आने लगा, सूखा पड़ने लगा। तो इस वजह से भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे, यहाँ से वहाँ जाने लगे। सम टाइम मेन मार्च इन आर्मी कॉन्क्यूरिंग अदर लैंड। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि आर्मी सैनिक जो होते थे वो दूसरे प्रदेश को जीतने के चक्कर जीतने की वजह से यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल्स विद कार्नास एंड शिप। और व्यापारी लोग जो हैं सो अपने महंगी महंगी वस्तुआँ, वैल्यूएबल गुड्स, अच्छी अच्छी वस्तु लाते थे और एक जगह दूसरी जगह इस वजह से भी आते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो धार्मिक शिक्षा देने वाले थे वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, टाउन टू टाउन, एक सिटी से एक दूसरे सिटी, और वो अपना जो भी धार्मिक शिक्षाएं होती थी वो उसका प्रचार करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स वांटिंग एंड डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेस। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि यात्रा करते थे अच्छा एडवेंचर देखने के लिए और कुछ नया खोजने के लिए, इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऑल दिस लीड टू शेयरिंग आइडिया बिटवीन पीपल। ये सभी कारण थे जिस वजह से जो है तो एक आदमी दूसरे को जो है अपना आइडिया, अपना सभी बातों को जो है तो शेयर होने लगा। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डे। यहाँ बोल रहा है कि आजकल लोग जो है सो यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से आप मानचित्र देख सकते हैं, हिल, माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सीमा बना देता है। आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ नीचे से आप देखिए, अब नीचे में देखिएगा तो यहाँ ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, तो ये पूरा का पूरा समुद्र है, सी है। ओके, और जब आप ऊपर बात करते हैं तो ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे आपको हिमालयाज मिल जाएंगे। यहाँ पे ये पूरा हिमालयाज पर्वत है, तो ये ऊंचाई हो गया। इधर पर किरथर और सुलेमान की पहाड़ी इसी का पार्ट है, छोटा छोटा सुलेमान और किरथर की पहाड़ी है ये। तो ओवरऑल आप यहाँ देख सकते हैं कि ये और रिवर है, सिर्फ और सिर्फ रिवर। जहाँ देखिए वहाँ नर्मदा रिवर, सोन रिवर, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, चंबल, यमुना, मतलब हर क्षेत्र में आपको नदी समुद्र, बस यही सब चीज़ मिलते थे इस उपमहाद्वीप में, जो कि एक प्राकृतिक ही सीमा बना देती है इस सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के। ओके, while it was difficult to cross this frontier, those who wanted could did and scale the mountains and cross the sea। और इसे पार करना थोड़ा सा हार्ड था, बट जिनकी इच्छाएं थी कि मैं ऐसा करूं तो वो उन्होंने ऐसा किया।
पीपुल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो कम इन सम कैन सेटल हेयर, और कुछ ऐसे भी थे जो कि दूसरी जगह से आकर के यहाँ पे बस गए और यहीं रहने भी लगे। दीज मूवमेंट ऑफ पीपुल इन रिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन, ये जो पलायन था एक जगह से दूसरी जगह जाने का आदमी का, ये हमारे ट्रेडिशन को, कल्चर को, हमारी संस्कृति को और बायोडाइवर्स कर दिया। मीन्स कि इसका और विविधता बढ़ गया इसका, और ये बहुत ज़्यादा ये एक्सटेंड करने लगा। People have shared new way of carving stone, composing music, even cooking food over several hundred of year ago. बहुत साल का पहले का बात है ये कि ये क्या हुआ कि इंसान एक दूसरे बताने लगे कि कैसे स्टोन पे जो है सो कार्विंग किया जाता है, कैसे म्यूजिक बनाया जाता है, कैसे खाना बनाया जाता है, ये सब चीज़ का आदान प्रदान जो है सो होने लगा। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं कहाँ से। टू ऑफ द वर्ड वेर ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री इंडिया एंड भारत, हमारे देश के लिए दो वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द वर्ड्स इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और इंडिया कहाँ से आया है तो इंडस से आया है, जो कि इसको सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु रिवर, या फिर आप उसको इंडस रिवर बोलो। तो उससे, और ये सिंधु जो है तो वो एक संस्कृत का एक वर्ड है जिससे कि इंडस आया। और आप वो यहाँ मैप में आप ईरान और ग्रीस को देख सकते हैं कि कहाँ पे ईरान है, मतलब अफ़गानिस्तान के ऊपर वाले पार्ट पे जो है सो ईरान आता है। द ईरानियन एंड द ग्रीक हु कम्स थ्रू द नॉर्थ वेस्ट से आया। तो हम जब अपने भारत का नक्शा देखिएगा आप, तो आप अपने नक्शा जब भी देखोगे तो उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट में जब देखोगे, मतलब इन द साइड ऑफ द कश्मीर वैली, in the side of Pakistan and Afghanistan, that is northern western parts of the India, वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ से आपको ईरान नज़र आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया दो चीज़, एक किरथर हिल्स एंड सुलेमान हिल्स, ये दोनों भी उस नॉर्थ वेस्ट में ही पड़ते हैं भारत के नक्शा से, भारत के मैप से। Okay, now the Iranians and the Greek who comes through the northwest about 25 year ago, वो 2500 साल पहले वो आए थे, and we familiar with the Indus, और वो सिंधु नदी के साथ वो फैमिलियर हो गए, कॉल इट हिंदोज और हिंदोज और इंडोस, वो इन्हें सिंधु नदी के बगल में था इसलिए उसको इंडोस या इंडोस बोलने लगे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और जो इसके पूर्व में इसके पूर्व में, मतलब इस सिंधु नदी के पूर्व में जो भी क्षेत्र हुआ, जो ज़मीन हुआ, लैंड, उसको हम भारत के नाम से जानते हैं, इंडिया का नाम जानते हैं। द नेम भारत वाज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर द मेंशन इन द ऋग्वेदा। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 35 ईयर एगो, लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री। और भारत नाम कैसे पड़ा? भारत एक कबीला का नाम था, एक छोटे से समूह का नाम था, जो कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में रहते थे, जो कि ये चीज़ ऋग्वेद में भी मेंशन है। उन्हीं के नाम पर ये आगे चल करके संस्कृत के वर्ड से भरत से ये भारत नाम पड़ गया। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ समझ गए कि इंडिया क्यों नाम पड़ा और भारत क्यों नाम पड़ा। इंडिया नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के कारण, इंडस रिवर के कारण, क्योंकि वहाँ पे यूनानी और ग्रीक आए, ग्रीक और यूनानी, ग्रीक एंड ईरानियन, ईरान के व्यक्ति आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के पास का क्षेत्र देखा और इसलिए उन्होंने उसका नाम हिंडोस या इंडोस रखा, और यही आगे चल करके इंडिया कहलाने लगा। और जब आप भारत का बात करते हैं तो भारत का बात आप ऋग्वेद से भी देख सकते हैं, जहाँ के हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे न्यूएस्ट है अथर्ववेद। तो जब आप ऋग्वेद में देखेंगे तो ऋग्वेद में आपको भरत शब्द का वर्ड का यूज़ मिलेगा, जो कि भरत एक कबीला, एक छोटे से समूह का नाम था, जो कि आगे चल करके यही भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल, और अब हमें अतीत के बारे में हमें कैसे पता चलता है, अब हम ये देखेंगे। देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट,
बहुत से तरीके हैं जिससे क्या पता कर सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक डैट वे रिटन लॉन्ग्स एगो। और कुछ चीज़ ऐसे हैं जो कि आप पहले का किताब पढ़ करके और फिर आप एंशिएंट के बारे में आप बता सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दीज आर कॉल्ड that is called manuscript because they were written by hand, and this comes from the Latin verb manu means hand. Manu means hand. Okay. मैन्यूस्क्रिप्ट से आया है, मैन्यूस्क्रिप्ट से। और मैनू वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड हैंड। और हाथ से जो लिखा हुआ जो होता था उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। और हाथ से लिखा हुआ जो बुक था। ओके, अब आते हैं। दिस वेयर यूजुअली रिटन ऑन अ पाम लीफ, तार के पत्ते पे लिखे जाते थे। और स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ ब्रिच विच ग्रो इन हिमालयाज। और कुछ ऐसे थे जो कि हिमालय के क्षेत्र में एक ब्रिच नाम का ट्री है, ब्रिच बार्क, उससे ही उसके छाल से, मतलब उसके छाल, मतलब आप समझ रहे हैं छाल क्या होता है? छाल होता है जो पेड़ का एक तो होता है वुडन जो अंदर में होता है, वो उसके ऊपर से छाल उसके घिरे हुए रहता है, एक लेयर रहता है। उस लेयर को निकाल के उसको इकट्ठा कर करके उसको बाइंडिंग कर करके एक बुक का रूप दे करके उस पर हैंड से राइट किया जाता था। ओके, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ए पेज फ्रॉम अ palm leaf manuscript. This script written about 1,000 years ago. The palm leaf were cut into the pages and tied together to make book. To see a brick bark manuscript turn to page 35. जब 35 नंबर पेज पे आप देखेंगे तो एक ब्रिक्स बार्क का भी मैन्यूस्क्रिप्ट है जो हाथ से लिखा हुआ है। और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं पाम लीफ पे, तार के पत्ते पर भी ये लिखा हुआ है। ओके, over the year many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in a temple and monasteries. ओके, यहाँ पे आपको ये बोलना चाह रहा है ये कि कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है जो हाथ से लिखा हुआ था उसको कुछ कीड़े खा गए, कुछ जो है तो खुद ब खुद ख़राब हो गए, और कुछ अभी बचे हुए हैं जो कि टेम्पल और मोनेस्ट्रीज में रखा हुआ है। These books deal with all kinds of a subject, religious beliefs and a practice and the life of a kings, medicine, science। और ये जो बुक थे उस पर आपको सारा चीज़ मिलता था। उस पर मेडिसिन के बारे में जानकारी था, साइंस के विज्ञान के बारे में जानकारी, साइंस के बारे में जानकारी, रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक मान्यताओं पर था। उसमें सभी चीज़ें थी जो एक एज अ बुक जो कि पाम लीफ या फिर ब्रिक्स ब्रैक करके एक चीज़ है उसके छाल पे ये लिखा जाता था। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। और अब हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। दीज आर राइटिंग रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और अ मेटल। और इंस्क्रिप्शन क्या था? दीज आर रिटन ऑन अ रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और अ मेटल। ये कुछ पत्थर और मेटल पे लिखे जाते थे। That is called inscription. Sometimes the king got their orders inscribed so that the people could see and read and obey them. और कुछ टाइम ये भी हुआ है कि वहाँ के राजा और शासक ने जो है क्या किया कि उसको इसलिए लिखवाया, उसको इसलिए वो वहाँ पे उसमें राइटिंग करवाई पत्थर और मेटल पे कि वो आदमी पढ़े देखे और उसको फॉलो करे उस नियम को। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वोमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि मैन और वोमेन दोनों को मिला करके रिकॉर्ड करके उस पर लिखा हुआ था। एग्जाम्पल, किंग ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री इन बैटल, जिसमें कि राजाओं का जो विजित मतलब जो जीता हुआ देश और प्रदेश होता था उसका उसमें जानकारी रहता था। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ रिटन ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है हमसे।
एनसीईआरटी में यही तो खासियत है, जो आपको हर जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड। अब आपको बताना है कि एडवांटेज क्या है जो आप एक पत्थर और एक मेटल पे लिखते हो। क्या उस पर लिखना बहुत हार्ड है? तो आप इसका आंसर ऐसे में कर सकते हो, हाँ बिल्कुल वो पत्थर पे लिखना हार्ड है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पेज, और ये ना ही वो पाम लीफ है, ना ही वो ब्रिक्स है जिस पे कि आप नॉर्मली कोई इंक से और नॉर्मली कोई पेन से लिख सकते हो, क्योंकि वो हार्ड चीज़ है, हार्ड सरफेस है उसका, हार्ड सरफेस है तो उसको कुदेर के लिखना होगा, आपको काट के लिखना होगा। सो इट्स अ टू मच हार्ड। इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा हार्ड एडवांटेज ये है इसका कि ये लाखों हजारों करोड़ों वर्षों तक वैसे के वैसे ही रहेंगे वो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। ठीक है, ये इस पे कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होने का कोई चांसेस ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो मेन चीज़ आप समझ गए यहाँ पे। अब चलिए आते हैं, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन यू सी डैट, यहाँ बोला एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट जगह है कंधार, जहाँ से कि हमको एक 2250 साल पहले का हमको एक पुराना इंस्क्रिप्शन मिलता है। इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम अशोका, अशोका का नाम से जो उसमें ऑर्डर, उसका आदेश जो है सो उसमें लिखा गया है। यू विल रीड अबाउट इन द चैप्टर 7। अब इसके बारे में हम लोग चैप्टर 7 में आगे और अच्छे से व्याख्या करेंगे। When we write anything, we use a script। जब भी हम कुछ लिखते हैं उसके लिए हमको स्क्रिप्ट का जरूरत पड़ता है, जिसको हम हिंदी में लिपि कहते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। स्क्रिप्ट में क्या होता है, वर्ड होते हैं, ठीक है, लेटर होता है और साइन होता है, ठीक है। और व्हेन वी रीड विथ व्हाट इज रिटन और स्पीक, वी यूज अ लैंग्वेज। बट वहीं जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसको हम भाषा कहते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब इनटू 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज, ग्रीक टॉप एंड अरामिक बिलो। ग्रीक ऊपर में रहते थे और अरामिक नीचे रहते थे, विच वेर यूज्ड इन दिस एरिया। मतलब अफगानिस्तान की तरह का आप यहाँ से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा हंट करना चाहिए कि अफगानिस्तान के एरिया से जो हमको एक 2250 साल पहले मिला, 2250 ईयर्स एगो जो हमको पहले कुछ इंस्क्रिप्शन मिला, इंस्क्रिप्शन में वो जो कंधार से मिला, जो अफगानिस्तान का एरिया है अभी प्रेजेंट के टाइम में, उससे हमको ये पता चला कि वहाँ से हमको अरामिक लिपि का अरामिक स्क्रिप्ट का जो है सो हमको वहाँ पे जानकारी मिलता है, और ग्रीक का मिलता है। ऊपर में ग्रीक रहता था और नीचे में अरामिक रहता था, ठीक है। चलिए, देयर वॉज अ मेनी अदर थिंग्स दैट वाज मेड एंड यूज इन अ पास्ट। बहुत सारी चीज़ ऐसे बने जो कि हमें पास्ट के बारे में जानकारी देती है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। इस चीज़ के बारे में जो भी उसको पढ़ाई करते हैं उसको आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। दे स्टडी द रिमेन ऑफ अ बिल्डिंग मेड ऑफ अ स्टोन एंड अ ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग। और आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो आर्कोलॉजिस्ट ये करते हैं कि वो जो ब्रिक्स पे लिखा हुआ है, स्टोन पत्थर पे लिखा हुआ है, जो पेंटिंग किया हुआ है, जो स्कल्पचर है, वो सबको पढ़ करके वो उसका जानकारी वो देते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड excavate, dig on the surface of the earth and to find the tools, weapons, pots, pans, ornaments and a coin। और ये भी करते हैं कि ये धरती के अंदर से वो निकालते हैं, जैसे कि टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड अ कॉइन, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन्स, ब्लैक क्ले एंड मेटल। और ये सब बने हुए रहते थे या तो पत्थर के, या फिर हड्डी के, या फिर बैक्ट क्ले से, मिट्टी से और मेटल से, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ अ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेटल सरफेस, जिसका हार्ड सरफेस रहेगा, उस पर जब भी आप लिखोगे तो एक तो सबसे बड़ा बात है कि जब भी आप लिखोगे तो उसको कूदेर करके लिखना पड़ेगा, उसको मतलब
बाई मेटल ही लिखना पड़ेगा, या फिर आप जो इसको समझो मतलब पेन से तो नहीं लिखा जा सकता, वो उसको हार्ड कर करके वो तोड़ तोड़ करके उसको उस पर लिखा जाता है। ठीक है, तो वो इससे एक फ़ायदा, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि आप इसको लाखों हज़ारों करोड़ों वर्षों तक इसको जो है आप इससे आप जानकारी ले सकते हो। लेट अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पोर्ट लाइक दिस वेर यूज अबाउट 47 ईयर एगो। 47 ईयर एगो राइट में, ये आप लेफ्ट में इसको देखते हैं, ये एक बर्तन है, पॉट है, ठीक है, जो कि 47 साल ईयर एगो का है। एक और राइट में है ओल्ड सिल्वर कॉइन, ये चांदी का एक सिक्का है, ठीक है, विच आर यूज इन 25 ईयर एगो। एंड इन वाट इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज टुडे। आज के कॉइन से ये बहुत ही अलग है। और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, इसको हिंदी में पुरातत्वविद बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर अ बोन ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड अ फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। और मतलब ये आर्कियोलॉजिस्ट ये भी खोजते थे, हड्डियाँ खोजते थे कि किस एनिमल का है, बर्ड का है, फिश का है। उससे ये पता करते थे कि पहले के आदमी वो खाते क्या थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर more rarely if seeds of a grain, pieces of wood have been burned, they survive in a charge form। अब यहाँ अगर वही चीज़, अगर प्लांट, अगर ऐसा प्लांट हो जो जिसको कि जलाया गया हो, चाहे वो गेहूँ हो, पूरा ना जला हो, आधा जला हो, थोड़ा सा बचा हो, और पीसेज ऑफ वुड, लकड़ी का जो पार्ट है वो जला हो, तो वो बहुत दिन तक सर्वाइव रहते हैं। तो उससे भी हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कोलॉजिस्ट? क्या आप सोच सकते हैं कि कपड़ा जो है सो खोजा गया होगा आर्कोलॉजिस्ट के बारे पुरातत्व से उनके द्वारा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या कपड़ा मिल सकता था, खोज सकता था आर्कियोलॉजिस्ट? तो यहाँ आगे हम पढ़ते हैं। हिस्टोरियन दैट इज ए स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, ऑफ्टन वी वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। इसमें वो हिस्टोरियन जो है, इतिहासकार जो है वो 3 तरीके से इसको जो है सो पता करते थे। वो कैसे? तो मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ, इनक्रिप्शन, और आर्कियोलॉजी से जो पत्थर पे लिखे जाते थे। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बीट बाय बीट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक सोर्स हमको मिल रहा है, ठीक है, एज वी रिकन्स्ट्रक्ट बिट बाय बीट लर्निंग अबाउट द पास्ट। जैसे कि हमें आर्कियोलॉजिस्ट और ये 3 तरीके से, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी, हमको पास्ट के बारे में जानने में आसानी होता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर द लाइक डिटेक्टिव। इतिहासकार और आर्कियोलॉजी, पुरातत्वविद, ये दोनों जो जासूस की तरह होते हैं, जो हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लू टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। वो जिससे कि वो जासूसी करके ये क्लू के थ्रू जो है वो पास्ट के बारे में बताते हैं। वन पास्ट और मेनी पास्ट। अब यहाँ बोल रहे हैं अतीत, जो हमारे पास्ट का बात है, वो एक था या अनेक था। अब यहाँ हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। डिड यू नोटिस द लिटिल ऑफ दिस वीक आवर पास्ट? आपने यहाँ गौर किया है कि ये जो है सो हमारे पास्ट के बारे में ही ये बुक हमें बता रहा है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन अ प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए दिया गया है कि अलग अलग समूह के लोग अतीत में जो है अलग अलग, सबके अलग अलग मायने थे। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ हर्डर और अ फार्मर वे डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वीन। जो कि फार्मर होते थे, जो कि किसान होते थे, जो कृषक होते थे, पशुपालक होते थे, ये सब क्या था? ये सब जैसे कि राजा और रानी से इनका रहन सहन अलग था। दे लिव ऑफ मर्चेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोज क्राफ्ट पर्सनस एंड सो ऑन। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी था, व्यापारी का जो भी उसका जीवन था वो क्राफ्टमैन, हाथ वाले काम करने वाले आदमी से अलग था। ऑल्सो एज इट इज़ ट्रू इवन टुडे, पीपुल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि
उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में जो है सो लोग जो है सो अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते हैं। तो हम आज भी इसे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स कहाँ है आपको ये भी ध्यान देना है। जब आप मैप पेज नंबर 1 मैप पे आइएगा, पेज नंबर 1 जब आप मैप पे आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे आप कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, यहाँ के लोग क्या करते हैं तो आप देखिए। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार का अभी भी आदमी ऐसे हैं जो कि अपना खाना जो है सो फिशिंग, मछली पकड़ करके, हंटिंग करके, मार करके, जानवरों को मार करके, एंड कलेक्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो भी वन से जो भी फल फूल होते थे उसको इकट्ठा कर करके वो अपना खाना इसी से चलाते थे। By contrast, most people living in a cities depend on other for supply of a food. बट वहीं पीपल जो सिटी में रहते हैं वो दूसरे के सप्लाई पे ही निर्भर रहते हैं। जैसे कि अब गांव से कुछ भी किसानी हुआ, वहाँ से खेत में से गेहूँ बना, गेहूँ वो मार्केट में आएगा, मार्केट में आकर के वो पीसा जाएगा, फिर वो शहर के आदमी के पास हाथ में आएगा। ओके, बट यही आप गांव में देखो तो क्या वहाँ देखोगे कि किसान का खुद गेहूँ है भाई, खुद लेता है, वो खुद जाता है, खुद उसको पिसवाता है और फिर वो उस चीज़ को यूज़ करता है एज अ रोटी। ओके, बट वही शहर में क्या है, यहाँ पे गांव से ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ खेती होता है वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है शहर में, और शहर का आदमी उस चीज़ों को यूज़ करते हैं। डिफरेंस सच एज दीज एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल। ये डिफरेंसेस सेम पास्ट में भी थे। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड्स ऑफ अ डिफरेंस। एक अलग तरीका का भी डिफरेंस है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे कीप्ड रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्री। अब यहाँ देख सकते हैं कि बोलता है कि अब एक और डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है कि एक राजा था, वो अपना क्या करते थे, कोई प्रदेश को जीतते थे उस लड़ाई में, तो उसका वो स्टोन सब पे लिखवाते थे सारा अपना जो भी स्टेट जीते, जो भी राज्य जीते, जो भी जगह जीते, वो उसका एक उत्कीर्ण कराते थे। बट वही जब और वही साधारण आदमी और जो शिकारी थे, जो फिश निकालते थे, जो फार्मर थे, जो व्यापारी थे, पशुपालक थे, इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और इनके बारे में हमें कुछ उतना जानकारी है भी नहीं। वाइल आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट ऑफ देयर लिव्स देयर इज अ मच दैट रिमेन अननोन। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आर्कोलॉजिस्ट का इनके बारे में पता करना मुश्किल है। अब आगे आते हैं, व्हाट डू डेट मीन्स। तिथियों का मतलब क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पहले ही आपको दो चीज़ बता दिया, वही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। इफ़ समबडी आस्क्स यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन अ डेट, मंथ, ईयर, 2000 एंड समथिंग। अब जैसे कि कोई आपसे कोई पूछ देगा कि दिन बताओ, जैसे आप बता सकते हो कि हाँ आज का डेट है 26 फरवरी 2024, तो ये पता चल जा रहा है आपको। बट दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम अ डेट्स जनरली असाइंड। मगर ये काउंट कैसे होते हैं, तो आप ये देखिए वो कैसे होता है। असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट, द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन धर्म का जो संस्थापक थे जीसस क्रिस्ट, उनके जन्म से जो है सो ये ईयर का काउंट होता है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट। 2000 जैसे मैंने बोला 2024, 2024 कहने का मीनिंग ये हुआ कि 2024 जो है अभी वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल है। ठीक है, ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव अ लेटर ऑफ BC। और वही जब आप बात करते हैं उनके जन्म से पहले का बात, उनके जन्म से पहले का, तो वो लिखा कैसे जाता था, वो हमेशा बैकवर्ड लिखा जाता था। दैट इज़ कॉल्ड BC एंड यू से ऑल्सो अ फुल फॉर्म ऑफ BC इज बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट से पहले, क्रिस्ट के जन्म से पहले, एडेड ऑन। In this book, we will refer to date going back from present using 2000 as our starting point. जब हम इस बुक में बात करेंगे तो हम उस डेट को 2000 से ही स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे।
लेटर और डेट के बारे में हम लोग जानते हैं। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट, जो मैंने पहले ही बता दिया। यू विल ऑल्सो फाइंड AD आफ्टर बिफोर डेट्स। दिस स्टैंड्स फॉर टू वर्ड्स एनो डोमिनी मीनिंग्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिस साल में मतलब जिस साल क्रिस्ट का जो है सो जन्म हुआ। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। Sometimes C is used instead of AD and BC is instead of BC। एक आप BC जैसे बर्थ क्रिस्ट था, बिफोर क्रिस्ट था, बिफोर क्रिस्ट को आप ये भी कह सकते हो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और AD को आप कॉमन एरा भी कह सकते हो। द लेटर CE stand for a common era and BC for before common era। We use this word because the Christians era is now used in the most country of the world। और ये हम इस वर्ड को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री में अब क्रिश्चियन एरा का ही यूज़ किया जाता है। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर एगो। और ये हम लोग जो है इस चीज़ का यूज़ करने लगे 200 साल पहले से, ठीक है। एंड सम टाइम द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रजेंट आर यूज। और कभी कभी हम BP भी यूज़ कर देते हैं, बिफोर प्रजेंट आर यूज। फाइंड टू डेट मेंशन्स ऑन अ पेज विच सेट ऑफ अ लेटर व्हाट यूज फॉर देम। अब आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 3 में जो है कुछ दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 4700 BC और एक दिया हुआ है 2500 BC आई थिंक। देख लेते हैं ऐसे। पेज नंबर 3 नाउ कम्स टू, देखो हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 4700, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4700 ईयर एगो, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4700 BC। और इसको आप 2500 है 2500 ईयर एगो, इसको आप 2500 हो गया, और इसको आप BC भी लिख सकते हो। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे हैं कि इमेजिन करना है, सोचना है। यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कोलॉजिस्ट। अगर आप मान लो किसी का आर्कोलॉजिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हो, तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन दैट यू वुड टू आस्क हर और हिम। और आप उसके लिए 5 क्वेश्चन ऐसा बना लो जो कि आप उस आर्कोलॉजिस्ट से आप पूछो। आप ये चीज़ आप मेरे से ही कर सकते हो। आप 5 क्वेश्चन आप मेरे इस चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में डालो और मैं उसका आंसर आपको मैं करूँगा, ठीक है। और बाकी और यहाँ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं बाद में ऐड कर दूँगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूँगा बाद में। ऐसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग, जैसे कि मतलब यात्रा करना। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब पांडुलिपि, जो तार के पत्ते पे लिखे जाते थे, पाम लीफ पे लिखे जाते थे, और ब्रिक्स ब्रैक्स पे लिखे जाते थे उसके छाल पे। इंस्क्रिप्शन अभिलेख, ओके, जो स्टोन पे होते थे। आर्कियोलॉजी पुरातत्व, जो वो खोज करके रखते थे। हिस्टोरियन, जो भी इतिहासकार थे। सोर्स मतलब जहाँ से स्रोत हमको मिला है, उसके कहते हैं। डेसिफरमेंट, डेसिफरमेंट के अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। अज्ञात जो भी लिपि था जो हम नहीं जान रहे थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और मैं कुछ नोट्स में देख ले रहा हूँ कि कुछ नोट्स तो मैंने आपको छोड़ा नहीं है, सब बता दिया है ना। ओके, मैंने एक यहाँ पे आपको ये बताना छोड़ दिया। मैं आपको मैप के बारे में समथिंग कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हिमालय रीजन हो गया, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया इंडिया का। ये कश्मीर वैली है, या इधर थार डेजर्ट है, और जो कि पाकिस्तान में भी है कुछ पार्ट, और बाकी इंडिया में है। और यहाँ पे आपको मेन ध्यान रखना है नर्मदा रिवर, और विंध्स हिल्स, गारो हिल्स, ये आपको ध्यान रखना है। और गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है कौन कौन है, यमुना रिवर है, चंबल है, सोन है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसको एक कहीं पे राइट डाउन कर सकते हो कि गंगा का ट्रिब्यूटरी कौन कौन, यमुना, चंबल और सोन, इस मैप के थ्रू। ओके, नाउ दिस इज अ गोदावरी विच इज़ कम फ्रॉम द नासिक महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है, जो आकर के ये अरब सागर में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। एक यहाँ पे देख रहा हो कृष्णा रिवर, ये भी महाराष्ट्र की तरफ से इस क्षेत्र से निकलता है, कर्नाटक होते हुए ये तुंगभद्रा नदी में मिल जाता है, तुंगभद्रा रिवर में मिल जाता है।
यहाँ पे पेन्नार है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच है, और एक कावेरी है, कावेरी रिवर है जो कि ये केरला तमिलनाडु होते हुए ये चला जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट, ये क्या है, जब यहाँ मैप पे आप देखोगे तो ये छोटा सा पार्ट क्या है, ये छोटा सा पार्ट श्रीलंका है। ओके, एंड दिस इज लक्षद्वीप, जो कि हम लोग जान सकते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे मोदी जी आकर के लक्षद्वीप में वो किए थे, स्विमिंग किए थे सी में, और वो अपने इस लक्षद्वीप आइलैंड को बढ़ावा देना चाहते हैं फॉर टूरिस्ट। ओके, दिस इज लक्षद्वीप एंड दिस इज अरेबियन सी। इंडिया के राइट साइड में अरेबियन सी, लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बंगाल, बे ऑफ बंगाल। एंड नाउ जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का जो दोनों पानी का जो जलधाराएँ मिलती हैं तो वो इंडियन ओशियन बनता है, जिसे कि हम इंडियन ओशियन कहते हैं। और ये हो गया आपको अंडमान निकोबार का पार्ट, अंडमान ऊपर है, निकोबार आइलैंड नीचे है। ये सब नहीं तो ओवरऑल चैप्टर यही है कि आपको पास्ट के बारे में इसमें बताया जा रहा है, और मेनली आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि आपको कुछ डेट याद रखना है। ठीक है, जो आपको लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब आते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट डेट्स में क्या है, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, कृषि का विकास कब से हुआ, 8,000 ईयर एगो पहले ही हम कृषि का विकास होने लगा था। द फर्स्ट सिटी ऑन द इंडस 4700 ईयर एगो पहले जो है सो फर्स्ट सिटी बना था, पहला नगर बना था इंडस। द सिटी इन द गंगा वैली एंड अ बिग किंगडम इन मगधा 2500 ईयर एगो। ओके, एंड नाउ द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD और CE, कॉमन एरा और AD। ओके, अब यहाँ बाकी का क्वेश्चन आंसर आपको मैं बाद में आपको करा दूंगा। ओवरऑल आप यहाँ यही समझिए कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, बस यही क्वेश्चन रसिता करती है। वो न्यूज़पेपर में देखती है, न्यूज़पेपर में 1000 ईयर एगो पहले का रहता है, तो वो उस बात को समझ नहीं पाती है कि ये है क्या, कि आदमी पहले का आदमी इतना पहले का कैसे जान सकता है। तो वो इस तरीके से आप जान सकते हो, कैसे कैसे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओके, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो हाथ से लिखा हो, जो अभिलेख हैं, और फिर फाइनली क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इंस्क्रिप्शन। आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व, जो आर्कियोलॉजी लोग खोज के देते हैं, उससे इतिहासकार जो अपने इतिहास बनाते हैं, उससे इन सभी सारी चीज़ों से मिला करके जो है तो हम पास्ट का हिस्ट्री लिख पाते हैं, इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाता है। ओके, तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही फर्स्ट चैप्टर के बारे में था, और आगे की बातें आगे मैं डिस्कस करूँगा आपसे। अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर टुडे।